मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका विवेकानंद विद्या आश्रम पात्र छोटे की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपना जो पिछला वीडियो था उसमें हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा था। सेट्स समुच्चय होता क्या है आपको बताया गया था कि वस्तुओं का या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह हम क्या कहलाते हैं, समुच्चय कहलाते हैं। सुपरिभाषित और अपरिभाषित में डिफरेंस भी आपको बताया गया। सुपरिभाषित जिसके बारे में जानकारी अपने को है, हम किसी से भी अगर कहें जो जानकारी रखता है उसे कहेंगे तो वही, जैसे हम कहते हैं कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या है तो हमें बता देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सुपरिभाषित हो गई। अपरिभाषित का एक एग्जाम्पल ले तो हम ऐसे कहते हैं क्रिकेट के सबसे बढ़िया 5 खिलाड़ी। अब सबसे बढ़िया 5 खिलाड़ी है तो हर मैच के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, खिलाड़ी बेस्ट होते हैं। किसी मैच में सहवाग ज़्यादा रन बना लेता है, किसी में सचिन ज़्यादा बना लेता है, किसी में धोनी ज़्यादा बना लेता है, किसी में रैना ज़्यादा बना लेता है, किसी में कोहली ज़्यादा बना लेता है, किसी में रोहित शर्मा ज़्यादा बना लेता है, या किसी की बॉलिंग अच्छी होती है, किसी की फील्डिंग अच्छी होती है, किसी की कीपिंग अच्छी होती है। तो उस पर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन से है, तो वो क्या हो गया, आपका अपरिभाषित हो गया। इसमें समुच्चय में हमने पढ़ लिया था कि भाई समुच्चय है, उसमें जो संख्याएं या वस्तुएं होती हैं उनको बोलते हैं अवयव, और उन अवयवों को हम इस प्रकार से मझले कोष्टक में कॉमा यानी अर्धविराम लगाकर लिख देते हैं। उसमें फिर हम बात कर रहे थे नंबर्स की, जो आपके महत्वपूर्ण समुच्चय जो गणित में बहुत जगह काम आते हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जो होता है आपका 1 2 3 ऐसे करके ये चलता जाएगा। फिर बाद में पढ़ा था हमने पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जो प्राकृत संख्याओं को सारे को शामिल करते हुए उसके साथ में जीरो और बढ़ जाएगा, तो ऐसे ये था प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। फिर था आपका पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम z से लिखते हैं, और वो होता है आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार ही आगे चलता जाएगा। इधर माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक सारी पूर्णांक संख्याएं आगे। पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी आपकी 2 भागों में डिवाइड थी। एक तो z प्लस का मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और एक था आपका z माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मतलब ये हो गया आपका 1 2 3 से लेके आगे तक की, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का मतलब ये हो गया आपका -2 -1 इस प्रकार से, यानी इधर आपकी माइनस में संख्याएं क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब देखो, जब धनात्मक पूर्णांक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या दोनों को सम्मिलित करें तब आपका z बढ़ जाना चाहिए, लेकिन z नहीं बनता, उसमें जीरो की कमी होती है। तो जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में शामिल हुआ, न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में शामिल हुआ, तो जीरो गया कहाँ। तो आपको बता देते हैं कि जीरो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, इसलिए इनको दोनों को इन दोनों में शामिल नहीं किया, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में आपका ये शामिल होता है। अब आगे हम चलते हैं परिमेय संख्या। क्या नंबर आपका Q, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो देखो, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सके, और साथ में आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो सकता है। वो सारी संख्याएं आपकी क्या होगी, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब परिमेय संख्याएं वो कैसे होगी, तो देखो क्यों बराबर हमने क्या किया, 0 ले लिया। अब 0 ले लिया तो 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो देखो 0 परिमेय संख्या हो सकती है। कैसे, आपके P का मान हमने 0 ले लिया, Q का मान हमने 1 ले लिया, तो मान कितना आ गया, 0। इसका मतलब 0 परिमेय संख्या है। फिर हमने लिया 1 की बात करते हैं तो 1 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो देखो हमने P का मान भी 1 ले लिया और Q का मान भी 1 ले लिया, 1 में 1 का भाग दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये P/Q रूप में हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इसका मतलब 1 भी परिमेय संख्या है। अगर हम ऐसे 2/3 ले या माइनस में 1/2 ले, माइनस में 1 ले, इस प्रकार से सारी संख्याएं हम ले लें
तो वो क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। उसको हम p बट्टा q रूप में लिख सकते हैं। तो कहीं भी आपको पूछ ले कि दो परिमेय संख्या होती है नहीं होती, तो 2 के बट्टा में 1 लगा दो, तो 2 बट्टा 1 यानी p बट्टा q रूप बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में 0 भी शामिल होता है, धनात्मक भी शामिल होता है और ऋणात्मक भी शामिल होता है। तो परिमेय संख्याओं में धनात्मक संख्याएं भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी है। इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं की तरह आपकी जो परिमेय संख्या है इसके भी 2 भाग हो गए। एक भाग हो गया q प्लस, एक भाग हो गया q माइनस। q प्लस का मतलब ये हो गया कि धनात्मक परिमेय संख्याएं, और q माइनस का मतलब ये हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया q प्लस, धनात्मक परिमेय संख्या। तो क्या होती है आपकी सारी धनात्मक, 1 बट्टा 2 ले लो, 1 बट्टा 3, 1 बट्टा 2, 1 2 5 बट्टा 2। इस प्रकार से धनात्मक जितनी सारी संख्याएं हैं वो सारी आपकी क्या होगी, इसमें शामिल हो जाएगी। अब दूसरा है आपका ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, q माइनस बराबर। अब ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का मतलब ये हो गया जो ऋणात्मक चिन्ह वाली हो, यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3 माइनस का 1/2 माइनस का 1 माइनस का 2। इस प्रकार से ये चलती रहेगी। ऋणात्मक संख्या है वो छोटे से बड़े की ओर अपने को लिखना होता है। अब ये जो समुच्चय है इसमें जैसे अपन ने लिख दिया कि 1/3, 1/2, 1 2, 2/5। अगर हम कह दें कि अगर हम सर इसको ऐसे लिख दे 2 5 1, 1/2, 1/3 ऐसे लिखे तो कोई फर्क पड़ता है? तो ऐसे लिखने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये भी सही तरीका है और ये भी सही तरीका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लेकिन समुच्चय में आगे पीछे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपकी धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्या कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको हम p से लिखते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो इसको हम लिखते हैं p से, यानी अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम p से प्रदर्शित करते हैं। अब p है, p में कौन कौन सी संख्या आएगी? वे संख्याएं आएगी जिन्हें हम p/q रूप में नहीं लिख सकते, यानी p/q रूप जिसमें नहीं हो। जिनमें p/q रूप हो वो तो परिमेय संख्याएं होगी, और जिनमें p/q रूप नहीं हो वो क्या हो गई? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्याओं में आपका क्या क्या शामिल होगा? अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो हमारे ऐसे वर्गमूल संख्याएं ले लेते हैं हम, तो जिनका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस प्रकार से। और आपकी पाई है वो भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही होती है। अब आप कहोगे सर पाई को तो हम 22/7 रूप में लिख सकते हैं, तो फिर पाई तो परिमेय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप अपरिमेय बता रहे हो। तो पाई को अपरिमेय इसलिए बताया गया है कि पाई का मान और 22/7 का मान लगभग बराबर होता है, इसलिए पाई की जगह हम बहुत सी जगह 22/7 काम में ले लेते हैं, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता। पाई का मान और 22/7 मान आपके लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए हम बहुत सी जगह पाई/7 काम में ले लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? पाई को 22/7 के बराबर काम में लेते हैं। लेकिन पाई क्या आपकी अपरिमेय संख्या है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब इन दोनों का मान होता कितना है, जिस वजह से हम इन दोनों को बराबर लेते हैं, इनको पाई की जगह 22/7 काम में ले लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं? तो देखो, पहले आपको ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपके आगे भविष्य में जितने भी क्वेश्चन हो
उन क्वेश्चनों में अगर ब्रैकेट में पाई बराबर 22/7 आपको दिया हो तो ही आपको पाई की जगह 22/7 काम में लेना है, अन्यथा पाई अगर आपके आंसर में आ रहा है तो आपको पाई रखना है, पाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब देखो आगे, तो आपका है पाई और एक हो गया 22/7। तो 22/7 की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इस प्रकार से 22/7 की वैल्यू होती है, लेकिन हम बात करते हैं पाई की वैल्यू की। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14151 और आगे चलती जाएगी। ये आगे चलती जाती है, तभी तो आपकी क्या होती है कि अपरिमेय संख्या होती है, यानी दशमलव शांत और अशांत दशमलव होता है आपका। दशमलव के बाद में अगर संख्या रुक जाती है तो वो तो आपकी परिमेय संख्या होती है, लेकिन अगर दशमलव के बाद में अगर आपकी संख्या रुकती नहीं है, चलती जाती है, तो उसमें आपकी ये परिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका रीजन भी आपको बताएंगे कि वो कौन सी संख्या है जो परिमेय होती है, दशमलव के बाद रुकती नहीं है, और कौन सी संख्या है जो आपकी अपरिमेय होती है, जो दशमलव के बाद में रुकती नहीं है। तो जो रुक जाती है वो तो श्योर है कि परिमेय संख्या ही है, जो नहीं रुकती उनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, वो आपको आगे लॉजिक बताएंगे। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू बता देता हूँ। तो पाई की वैल्यू तो 3.14151 हो गई, और आपकी 22/7 है, उसकी वैल्यू होती है 3.1428557। ये भी आगे चलता, ये आपका इतना हो गया, आगे चलता जाएगा। तो आपका यहां से देखो 22/7 की वैल्यू होगी 3.14, यहाँ भी पाई की वैल्यू 3.14, दशमलव के दो स्थान तक देखें तो भाई वैल्यू क्या आती है आपकी बराबर आती है, इसलिए पाई की जगह 22/7 भी कभी कभी काम में ले लिया जाता है। लेकिन पाई का जो दशमलव है वो अशांत रहता है आपका, इसलिए ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय संख्या को आगे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि किस प्रकार से ये अपरिमेय ये अपरिमेय। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ये लिया हमारा आया 3.14, यानी पॉइंटों को हल कर दिया। जैसे आपका परिमेय संख्या होती है, जैसे कहते 2/3 है, तो इसको तो हम सीधा देख लेंगे तो कह देंगे भाई ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको हल कर दे इस प्रकार से आ जाए, तो हमने देखा दशमलव के बाद में दो ही संख्या हैं, यानी दशमलव आपका शांत हो गया, अब इसमें आगे कोई संख्या नहीं चल रही, तो ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या। ये तो फिक्स है, दशमलव के बाद में अगर संख्या रुक गई तो वो परिमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरिमेय की। अब आपकी संख्या है देखो 3.1414141414, ऐसे ही आपकी चलती जाएगी, रुक नहीं रही है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल ले लिया। सेकंड एग्जांपल 3.1413151412 ऐसे चलती जा रही। तो इनमें से एक एग्जाम्पल तो है आपका परिमेय संख्या होगा, एक एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या होगा। देखो जिनमें क्या होता है कि आपका रिपीटेशन और दशमलव के बाद संख्या रुकी हुई नहीं है, संख्या चलती जा रही है, लेकिन रिपीटेशन वजह से 14 14 14 14 14 ऐसे चलता जा रहा है, तो ये संख्याएं आपकी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। इसका एग्जाम्पल देखें तो देखो 10/3 ले लो, आपका 20/3 ले लो, तो 10/3 क्या होता है आपका 3.3333 ऐसे चलता जाता है, देखो रिपीटेशन हो रहा है ना, इसलिए 10/3 को तो हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। वैसे आपका 20/3 है तो उसमें 6.666 आता जाएगा, यानी जहां रिपीटेशन हो वहां तो आपकी परिमेय संख्या होगी। लेकिन रिपीटेशन नहीं हो, जैसे पॉइंट का 1 4 है, फिर 1 3 हो गया, फिर 1 5 हो गया, फिर 1 4 हो गया, फिर 1 2 हो गया, यानी संख्या आपकी बदलती जा रही है, वापस रिपीटेशन स्टार्ट है, रिपीटेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो ये संख्याएं हैं ये आपकी क्या हो गई, अपरिमेय है। तो हमने आपको दो प्रकार से बता दिया कि परिमेय संख्या जो P/Q रूप में हो वो परिमेय है, जो P/Q रूप में नहीं हो वो आपकी अपरिमेय। अब इनको हल कर दे, P/Q रूप में हो उसको हल कर दे, और P/Q रूप में नहीं हो उसको हल कर दे, यानी दशमलव में आपको वो संख्या लिख दे। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के डिस्कशन के बाद में आगे हम चलते हैं वास्तविक संख्याओं पर, जो बहुत सी जगह आपके काम आएगी और आपने काम में ली भी है।
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना, जब समुच्चय की बात हो और आर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब आर में कौन कौन सी संख्या आती है? अभी तक हमने जितनी सारी संख्याएं पढ़ी है उन सभी संख्याओं को अगर हम एक ही मछली कोष्टक में लिख दें तो वो क्या कहलाता है? आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। एक विशेष स्थिति ध्यान रखना, आपको नोट लगा के बता देता हूं। समुच्चय में एक ही संख्या एक से अधिक बार नहीं आती। अब नहीं आती का मतलब, जैसे समुच्चय आपका ए है, ए में एक दो वापस से एक लिख दे तो ये क्या होगा? आपका समुच्चय नहीं होगा। अगर एक हमने यहाँ काम में ले लिया तो वापस से एक नहीं आएगा। ये आपको इसलिए समझाया गया है कि हमने कहा कि वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृत संख्याओं में भी एक आता है, पूर्ण संख्याओं में भी एक आता है, पूर्णांक संख्याओं में भी एक आता है और परिमेय संख्याओं में भी एक आता है। तो एक तो समुच्चय में मतलब वास्तविक संख्या के समुच्चय में 4 बार आ जाना चाहिए, लेकिन 4 बार नहीं आता, वो केवल एक बार ही आता है। तो इस प्रकार से जो अपना समुच्चय बनता है सभी का, उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो आर बराबर आपका आ गया, माइनस में भी आ गया, माइनस का 2 हो गया, 3/2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, आपका 1, √2, √3, 5/7, इस प्रकार से चलता जाएगा। सारी संख्याएं आपकी इसमें शामिल हो जाएगी, वो आपकी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी आपका पूर्णांक संख्याओं की तरह, परिमेय संख्याओं की तरह, अपरिमेय संख्याओं की तरह 2 भाग रखते हैं। एक तो आपका धनात्मक वास्तविक संख्या है, एक आपकी ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। तो पहला है आपका आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और दूसरा है आपका आर नेगेटिव। धनात्मक वास्तविक संख्याओं में वो सारी संख्याएं आ जाएगी आपकी जो आपकी धनात्मक हो, यानी जिनके आगे पॉजिटिव का साइन हो। और ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं में वो सारी संख्याएं आ जाएगी जिनमें आपका संख्या के आगे नेगेटिव का साइन हो। इसके बाद में भी आपकी एक संख्या और आती है, उसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, यानी 7 नंबर पे आएगी आपकी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या अब देखो, जिस प्रकार से हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, उसके बाद पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, तो प्राकृत संख्याओं से कुछ संख्याएं और ऐड करने के बाद पूर्ण संख्या बनी। पूर्ण संख्याओं में कुछ संख्याएं और ऐड करने के बाद में पूर्णांक संख्या बनी। पूर्णांक संख्याओं में कुछ संख्या और ऐड करने के बाद में आपकी परिमेय संख्या बनी। और परिमेय संख्याओं में कुछ और संख्याएं ऐड करने के बाद में आपकी वास्तविक संख्याएं बनी। उसी प्रकार से आपकी जो सम्मिश्र संख्याएं हैं उसमें सारी वास्तविक संख्या तो है वह, उसके अलावा कुछ संख्याएं और है। वो इस संख्या का अध्ययन आपका एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर है सम्मिश्र संख्या पर। उसमें आपको बड़ी डिटेल से आगे बता दिया जाएगा कि ये सम्मिश्र संख्याएं होती है। तो मैं आपको केवल सम्मिश्र संख्या का रूप बता देता हूँ कि सम्मिश्र संख्या है, इसको सी से लिखते हैं। सम्मिश्र संख्या के समुच्चय को हम किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। और ये इस प्रकार संख्या होती है a + i b। तो a भी आपकी वास्तविक संख्या है, b भी आपकी वास्तविक संख्या है, ये i है, ये i नहीं है, इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा इसका मान होता है √के अंदर -1। तो ये आयोटा √के अंदर -1
क्यों बनाया गया, इसको आयोटाई क्यों कहते हैं, वो सारी चीजें जब हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उस समय हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण से मतलब ये हो गया कि हम समुच्चय को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो समुच्चय को निरूपण करने की, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की आपकी दो विधि है। फर्स्ट विधि है आपकी रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरी जो विधि है वो है आपका समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप। वो आपका टॉपिक है, वो इसके कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं। पहले हम समझते हैं रोस्टर रूप क्या होता है। तो आपको हमने पहले बता दिया कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि समुच्चय के सारे अवयव है उनको मझले कोष्टक में लिखते हैं, और समुच्चय के अंदर जो वस्तुएं हैं उनको हम अवयव कहते हैं, और अवयवों को अर्धविराम यानी कोमा लिख लिख के अलग अलग किया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताई है कि समुच्चय में संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता, यानी एक संख्या एक बार समुच्चय में लिख दी तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये जो रूप आपको बताया गया है ये आपका रोस्टर रूप ही होता है। कैसे, जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लिया, हमारा ए कोई समुच्चय है, उसमें 1 2 3 4 5 5 अवयव है। तो पांचों को पांच अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो ये रहा 1 2 3 4 5। तो ये समुच्चय का रोस्टर रूप कहलाता है। और एग्जाम्पल लें, बी आपका कोई समुच्चय है, इसमें हमने ले लिया ए ई आई ओ यू। तो ये भी क्या कहलाता है, आपका समुच्चय का रोस्टर रूप कहलाता है। अब ए ई आई ओ यू होता क्या है, ये होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5 होते हैं, पांचों के पांचों हमें इस आपका जो समुच्चय का रूप है इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, रोस्टर रूप वह रूप होता है जिसमें सारे अवयव हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो इसके अलावा जो दूसरा रूप है उसमें सारे अवयव हमें दिखाई नहीं देंगे। हमें एक भी अवयव दिखाई नहीं देगा, हमें सारे अवयवों को महसूस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन वो अपने को दिखेगा नहीं। तो अब बात हम रोस्टर रूप की कर रहे हैं, तो रोस्टर रूप में हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हो गया आपका ये एग्जाम्पल हो गया। ये देखो आपका जो सी समुच्चय है, सी समुच्चय में देखो प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, और 4 का वर्ग 16 हो गया। इस प्रकार से अगली जो संख्या हो जाएगा 5 का वर्ग यानी 25, अगला उससे अगला हो जाएगा 6 का वर्ग 36। तो वैसे आपके डी है, डी में 1 2 3 4 5 6 7 आती जाएगी। तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ये संख्या तो प्राकृत संख्या होती है, तो इनको तो हम एन से लिखते हैं, सर ने डी से क्यों लिख दिया। देखो जब हम मानते हैं कि किस से रिप्रेजेंट करें तो हम अपनी मर्जी से ए बी सी डी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर एन दिया हो तो आपको यही मानना है कि वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इस प्रकार से हम रोस्टर रूप को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं समुच्चय का। ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसको आसानी से समझा जा सकता है। एक एग्जांपल अगर हम और ले लें, ई आपका इसमें 1 5 3 2 1 आ जाए। तो देखो इस समुच्चय के लिए आपको पूछ ले कि भाई ये कौन सा समुच्चय है, तो ये समुच्चय का रोस्टर रूप तो है लेकिन ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अंक 1 का 2 बार हो गया यानी रिपीटेशन हो गया, तो ये समुच्चय अपना क्या है, गलत है। तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि ये समुच्चय है या नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से कहीं क्वेश्चन को हल कर दें और अपने पास 1 है वो 2 बार आ जाए तो हम उसको 2 बार लिख देंगे तो अपना क्वेश्चन वही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। तो समुच्चय के बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि समुच्चय आपका मैथ्स का आधार है, जिसमें प्रत्येक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक करो उसमें समुच्चय आपका जरूर आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पीछे वाले वीडियो को भी तैयार कर लेना, इस वीडियो को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हमने आपको समुच्चय रिप्रेजेंटेशन का जो रोस्टर रूप है, सबसे इजी रूप है, वो
के साथ डिस्कस कर लिया। अपना जो अगला वीडियो है उसमें हम जो सारणीबद्ध रूप है यानी रिपीटेशन का जो दूसरा फॉर्म है उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।